बहुत समय पहले की बात है। एक घने और रहस्यमय जंगल में राजा शेर फतेह बहादुर का राज चलता था। शेर फतेह बहादुर न्यायप्रिय, वीर और बुद्धिमान था। जंगल के जानवर उसकी इज्जत करते थे और डरते नहीं थे, क्योंकि वह हमेशा उनके लिए खड़ा रहता था। लेकिन उसी जंगल के पश्चिमी इलाके में उगाया था आतंक का एक साया, सियारों का खतरनाक गैंग, जिसका मुखिया था चिनगी, एक शातिर, दुष्ट और खूनी सियार। चिनगी और उसके गुर्गे जंगल में स्मगलिंग, डकैती, फिरौती और रंगदारी जैसे अपराधों से जंगल को नर्क बना चुके थे। उनके पास थे आधुनिक हथियार, रॉकेट लॉन्चर, स्नाइपर और गुप्त अड्डे। जंगल के अलग अलग हिस्सों में रोज गोलीबारी, लूटपाट और खून खराबा हो रहा था। एक दिन चिनगी ने खुलेआम जंगल के राजा को धमकी दी, फतेह बहादुर, बहुत राज कर लिया तूने, अब इस जंगल का असली बादशाह मैं हूं। अगर अपनी जान प्यारी है तो गद्दी छोड़ दे, वरना तुझे उल्टा लटका के तेरा ताज तेरी लाश पे रख दूंगा। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। हिरणों के झुंड कांपने लगे, तोतों ने बोलना बंद कर दिया, बंदरों ने अपने बच्चों को पेड़ों में छुपा लिया। जंगल में डर की आंधी चलने लगी। राजा फतेह बहादुर ने तुरंत एक बड़ी सभा बुलाई, जिसमें आए हाथी वीरेंद्र जी, वरिष्ठ सलाहकार, बंदर सेनापति टप्पू, गुप्तचर प्रमुख भालू बलराम, युद्ध कमांडर मोरनी रानी चंद्रकला। जनता की प्रतिनिधि सभा में तय हुआ कि अब चुप रहना मतलब मौत बुलाना है। फतेह बहादुर ने दहाड़ते हुए कहा, अब चिनगी की दहशत को उसकी मांद में घुसकर मिटाना होगा। ये जंगल डरकर नहीं, लड़कर जिएगा। ऑपरेशन जंगल रक्षा शुरू होता है। बंदर टप्पू ने चिनगी के ठिकानों की जासूसी शुरू की। भालू बलराम ने जंगल के युवा जानवरों को लड़ाई की ट्रेनिंग दी। पक्षियों ने संदेश फैलाया, हाथियों ने किले बनाए। चिनगी को भी खबर लग चुकी थी कि अब राजा मुकाबले में उतर आया है। निर्णायक रात, अंधेरी रात, गरजते बादल, दूर से आती हुंकार। चिनगी अपने गैंग के साथ जंगल के पूर्वी गेट पर हमला करता है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, झाड़ियों से तीर चलने लगते हैं, पेड़ों से पत्थर गिरते हैं और हर तरफ जंगल की सेना घेरे में ले लेती है। शेर फतेह बहादुर खुद मैदान में उतरता है। एक भयंकर युद्ध होता है। अंत में फतेह बहादुर अपनी दहाड़ से चिनगी को धराशायी करता है। चिनगी और उसके गैंग को पकड़कर जंगल की अदालत में पेश किया जाता है। कहानी का अंत, जंगल फिर से मुस्कुराने लगता है। बच्चे निडर होकर खेलते हैं, पेड़ों पर फिर से चहचहाहट लौटती है और हर जानवर गर्व से कहता है, राजा फतेह बहादुर जिंदाबाद, चिनगी की हार, जंगल की जीत। चिनगी वापसी का कहर। राजा फतेह बहादुर ने जिस दिन चिनगी सियार को पकड़वाकर जेल भिजवाया था, उसी दिन जंगल में कुछ समय के लिए शांति लौट आई थी। चिनगी का नाम ही डर का पर्याय बन चुका था। वह चालाक था, निर्दयी था और हर उस चीज से नफरत करता था जो उसकी सत्ता को चुनौती दे। लेकिन यह शांति स्थायी नहीं थी। एक रात अंधेरी जेल की दीवारों से चीखों की आवाज आई। अंदर धमाका हुआ और फायरिंग शुरू हो गई। चिनगी अपने साथियों की मदद से जेल तोड़कर फरार हो चुका था। अब जंगल में फिर वही खून की बू आने लगी थी। सबसे पहला निशाना उसने बनाया उसे पकड़वाने वाली टीम को, जिसमें हाथी वीरेंद्र जी, वरिष्ठ सलाहकार और उनके परिवार के लोग शामिल थे। एक रात उन्होंने उनके घर पर हमला किया। गोलियों की बारिश की गई। घर के अंदर हर शख्स को भून दिया गया, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। फिर उनके कटे हुए सिर एक लकड़ी के बक्से में पैक करके राजा फतेह बहादुर के महल में भिजवा दिए गए। बक्से के ऊपर खून से लिखा था, अब चिनगी बाहर आ गया है, अब तुम्हारी बारी है। महल में बक्सा खुलते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर उसी रात राजा फतेह बहादुर के कमरे में एक चिट्ठी पहुंची। राजा, तूने मेरी बात नहीं मानी, मेरे खिलाफ साजिश कर मुझे जेल में डलवाया। अब मैं तुझे जेल में नहीं डालूंगा। जैसा कि पहले कहा था, तुझे जंगल के चौराहे पर उल्टा टांग दूंगा और तेरा हश्र पूरा जंगल देखेगा। पिछली बार मैं चुप हो गया था, इसलिए पकड़ा गया, लेकिन तूने मुझे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तेरी बारी है और तेरे उन साथियों की भी
जिन्होंने तुझे मेरा दुश्मन बनाने में साथ दिया। अब जंगल में फिर अफरा तफरी मच गई थी। राजा की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, लेकिन चिनगी अब छुपता नहीं था। वह खुलेआम घूमता था, खुलेआम धमकी देता था और एक एक करके राजा के वफादारों को मिटा रहा था। जंगल कांप उठा था। वीरेंद्र जी और उनके पूरे परिवार की निर्मम हत्या के बाद राजा फतेह बहादुर की आंखों से नींद उड़ गई थी, लेकिन इससे भी ज्यादा उसे चिंता थी उन वफादार साथियों की जो अभी भी उसके लिए लड़ने को तैयार थे। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद गुप्तचर प्रमुख भालू बलराम को बुलाया। बलराम निडर, चुपचाप और तीखा था। वह वही था जिसने कई बार चिनगी के मंसूबे पहले भी नाकाम किए थे। राजा ने आदेश दिया, चिनगी कहाँ है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, मुझे सब चाहिए बलराम। अब की बार एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। बलराम ने सिर झुकाया और निकल पड़ा, पर वो नहीं जानता था कि उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। इधर युद्ध की रणनीति तैयार कर रही थी मोरनी रानी चंद्रकला। वो जंगल की सबसे बुद्धिमान योद्धा थी। उसके नेतृत्व में कई लड़ाइयों में जीत हुई थी। वह न सिर्फ तेज उड़ान भरती थी, बल्कि युद्ध नीति में भी माहिर थी। उसने जंगल के पश्चिमी मोर्चे पर सेना तैयार करनी शुरू कर दी थी। लेकिन चिनगी कोई आम दुश्मन नहीं था। वो जानता था कि राजा की रीढ़ कौन है और उसे तोड़ने की उसकी योजना चालू हो चुकी थी। एक अंधेरी रात भालू बलराम जंगल के छोर पर एक काले टीले के पास पहुंचा, जहां खबर थी कि चिनगी के लोग छुपे हैं। पर जैसे ही वह पहुंचा, चारों तरफ से गोलियां बरसने लगीं। बलराम लड़ा, जमकर लड़ा, लेकिन चिनगी ने खुद उसके सीने में छुरा घोंपा। तेरी आंखें बहुत देखती थीं बलराम, अब अंधेरा देख। बलराम की सांस टूट गई। वहीं दूसरी ओर रानी चंद्रकला ने अपने सैनिकों को इकट्ठा कर मोर्चा संभाल ही रही थी कि चिनगी और उसके साथियों ने हमला बोल दिया। बाज नकाबपोश ने आकाश से हमला किया, लोमड़ी कातिल ने पीछे से तलवार चलाई और चिनगी ने खुद चंद्रकला की गर्दन मरोड़ दी। तू तो बहुत ऊंची उड़ती थी, अब जमीन पर पड़ी सड़। अगली सुबह राजा फतेह बहादुर की सभा में 2 लकड़ी के ताबूत रखे गए। पहले में था भालू बलराम का कटा हुआ शरीर, दूसरे में मोरनी रानी चंद्रकला की टूटी गर्दन और रक्तरंजित पंख। उनके साथ फिर वही संदेश, राजा एक एक करके सब जाएंगे, अब तेरी बारी आने वाली है। तू क्या करेगा, कहां छुपेगा, किसे बुलाएगा? चिनगी आ गया है और इस बार जंगल की रेत भी तेरे खून से रंगी जाएगी। राजा फतेह बहादुर की बेचैनी। राजा अब तख्त पर बैठा नहीं, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसके 2 सबसे भरोसेमंद साथी मारे जा चुके थे। उसके सैनिक डरने लगे थे। उसके मन में एक ही सवाल था, अब मैं करूं तो करूं क्या? चिनगी हर जगह था और मौत हर कोने से झांक रही थी। राजा फतेह बहादुर के सभी भरोसेमंद योद्धा, हाथी वीरेंद्र जी, मोरनी रानी चंद्रकला और गुप्तचर प्रमुख भालू बलराम एक एक कर सियार चिनगी की साजिशों में मारे जा चुके थे। अब शेर के पास केवल एक वफादार सेनापति था, बंदर टप्पू। एक रात जब शेर फतेह बहादुर अपने महल के पिछवाड़े के बाग में अकेला टहल रहा था, काले मास्क में छिपे सियार चिनगी ने अचानक उस पर AK-47 से गोलियों की बौछार कर दी। पेड़ों के पीछे से निकला चिनगी और तेजी से पिस्टल से 2 गोलियां सीधे शेर के कंधे और पेट में मारी। शेर जमीन पर गिर पड़ा, खून बह रहा था। चिनगी ने आगे बढ़कर राइफल उठाई और कहा, अब जंगल में ताकत नहीं, टेक्नोलॉजी राज करेगी। लेकिन तभी बंदर टप्पू ने पेड़ से छलांग लगाई और धुआं छोड़ने वाला बम फेंका। चिनगी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया, लेकिन शेर बुरी तरह घायल हो चुका था। महल के अंदर घायल राजा को देखकर सारे सेवक डर गए। उसका शरीर गोलियों से छलनी था। डॉक्टर लोमड़ी ने कहा, अगर एक और गोली लगती तो राजा जी को बचाना नामुमकिन था। उसी समय जंगल की सीमा से एक साया प्रवेश करता है, लकड़बग्घा विजय। विजय ने बताया कि सियार चिनगी अब जंगल का नहीं, एक अंतर जंगलिक तस्करी नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। वह मानव बस्तियों से अवैध हथियार, बारूद और तकनीकी डिवाइस मंगवाकर
जंगल में आतंक फैला रहा है। वह अब जानवरों का नहीं, जंगल के अस्तित्व का दुश्मन है। विजय को चिंगी के हर रूट और अड्डों की जानकारी थी। उसकी हथियार छिपाने की गुफा, अंधकार खो, उसके संचार उपकरण बिल्ली माया के जरिए, और उसका मुख्य रणनीतिकार सांप विष्णु, जो जंगल के अंदर से सारी निगरानी करता है। फतेह बहादुर ने घायल हालत में भी कहा, अगर वो मशीनों से लड़ रहा है तो हम भी अब सिर्फ पंजों से नहीं लड़ेंगे। बंदर टप्पू ने जंगल के वैज्ञानिक कछुआ विष्णु से संपर्क किया, जो पुरानी लाजवाब तकनीकें बनाता था। 3 तैयारियां शुरू हुईं। दौर, शेर के लिए बुलेट प्रूफ कवच, जो दिखने में जानवर की खाल जैसा था लेकिन अंदर स्टील था। 2, टप्पू के लिए स्मार्ट लाठी, जिसमें ट्रैकिंग डिवाइस और स्टन मोड था। 3, विजय के लिए एक चुंबकीय विस्फोटक, जो चिनगी के हथियार छिपाने वाली गुफा को नष्ट कर सके। रात को तीनों योद्धाओं ने महल की छत पर खड़े होकर शपथ ली, अब ये लड़ाई जंगल बनाम चिनगी नहीं, बल्कि न्याय बनाम आतंक है। या तो चिनगी बचेगा या ये जंगल। सियार चिनगी अब एक जानवर नहीं, एक आतंक का नेटवर्क बन चुका था। उसके पास थे आक 47, पिस्टल, राइफल और पूरे जंगल में बिछाए हुए जासूस। राजा फतेह बहादुर पर घातक हमला हो चुका था। शेर घायल था, लेकिन उसकी हिम्मत जिंदा थी। अब उसके पास थे बंदर सेनापति टप्पू, लकड़बग्घा विजय और जंगल के वैज्ञानिक कछुआ विष्णु। युद्ध अब पंजों से नहीं, दिमाग और तकनीक से लड़ा जाना था। चिनगी की सारी सप्लाई अंधकार खोह में जमा थी, एक घना इलाका जिसमें सेंसर, ट्रैप्स और हथियारों से भरे गोदाम थे। वहां पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन टप्पू ने प्लान बनाया। हथियार से हथियार नहीं हराए जाते, उनकी सप्लाई काट दी जाए, फिर सियार भी एक जानवर ही रह जाएगा। बिल्ली माया चिनगी की आंखें और कान थी। लकड़बग्घा विजय ने उसे झांसे में फंसाया। माया को झूठी सूचना दी गई कि राजा की मौत हो चुकी है और टप्पू भाग गया है। वो झूठ को सच समझकर चिनगी तक खबर ले गई। अब चिनगी निश्चिंत हो गया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। टप्पू ने जंगल की सबसे पुरानी गुफा नीलकंद मार्ग से होकर अंधकार खोह तक पहुंचने वाला गुप्त रास्ता खोज निकाला, जिसे सिर्फ पुराने सेनापति जानते थे। उस रास्ते से विजय और टप्पू घुस गए और चुंबकीय विस्फोटक खोह की छत पर सेट कर दिए। कछुआ विष्णु ने जंगल के पक्षियों के पैरों में जीपीएस डिवाइस फिट कर दिए, जिससे पूरे इलाके की निगरानी टप्पू को मिलती रही। चिनगी को जैसे ही असलियत का पता चला कि राजा जिंदा है और हमला होने वाला है, उसने अपने हथियारबंद गिरोह को बुला लिया। बुलेटें बरसने लगीं, लेकिन टप्पू की टीम बुलेट प्रूफ कवच में थी। विजय की चुंबकीय विस्फोटक से खोह की छत ढहने लगी और कछुए द्वारा छोड़ा गया धुआं जंगल को ढकने लगा। अब सियार की गोलियों की दिशा गुम हो गई। वो अंधेरे में फायर करता रहा, और तभी राजा फतेह बहादुर अपनी जख्मी देह में फिर से उठ खड़ा हुआ। चिनगी ने गुस्से में पिस्टल निकाली। आज तो तू मरेगा, राजा ने दहाड़ते हुए कहा। तेरे हथियार लोहे के हैं, मेरे साथी लोहे के इरादों वाले हैं। चिनगी ने गोली चलाई, लेकिन राजा के बुलेट प्रूफ कवच ने उसे रोका। राजा ने छलांग मारी और पंजे से चिनगी के हथियार को दूर फेंका। फिर तीनों, राजा, टप्पू और विजय, ने मिलकर चिनगी को घेर लिया। चिनगी भागना चाहता था, लेकिन जीपीएस से पहले ही ट्रैक हो चुका था। विजय ने कहा, अब जंगल तुझसे आजाद होगा। टप्पू ने फुसफुसाकर जोड़ा, तेरी बुलेटें खत्म, अब हमारी बुद्धि चालू है। चिनगी को जंगल की अदालत में लाया गया और उसके अपराधों की वजह से चिनगी को फांसी की सजा सुनाई गई। जानवरों की सभा लगी। राजा ने ऐलान किया, हमने सीख लिया, दुश्मन कितना भी तेज हो, अगर हम संगठित, चतुर और निडर हों, तो बुलेटें कभी बुद्धि को हरा नहीं सकती।